हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा पीवाईक्यू सीरीज में टॉपिक रहने वाला है वो है नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी पॉलिटी का। तो ये पॉलिटी की चल रही है सीरीज और इससे पीछे के क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य और 166%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना टाइम को वेस्ट किए। भारत के संविधान में डैश में कहा गया है कि सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना किसे सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 55(2)(a), 51(a)(e) और अनुच्छेद 53(1), अनुच्छेद 55(2)(b). तो ये बात किस में कही गई है? तो ये बात की गई है अनुच्छेद 51(a)(e) यानी कि डीपीएसपी में। और डीपीएसपी तो है ही 51(a) में। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51(a)(e) के तहत भारत के सभी लोगों में समानता और समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के डैश में कहा गया है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। क्या होगा? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 51(a)(f), 51(a)(i), 53(2) और 53(1). तो ये बात डीपीएसपी में कही गई है। तो ये दोनों तो खुद ही कट जाते हैं क्योंकि डीपीएसपी का में आते ही नहीं ये वाले। तो AF और AI, अब इनमें से क्या होगा? तो हो जाएगा 51(a)(i). तो अब आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं यूपीएसआई में, आपको कितना डीपली पढ़ना होगा। तो आपको जो ये मूल कर्तव्य है इनको ये भी पढ़ना होगा क्रम वाइज कि कौन सा किसके बाद आता है, यानी कि कौन सा किस में आता है, ABCD, इस तरीके से सब पार्ट्स में भी इनके पढ़ना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a)(f) में कहा गया है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? तो ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 14, 51(a)(c), अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 14। तो ये बात किसमें कही गई है? तो ये बात की गई है अनुच्छेद 51(a)(c). तो भारतीय संविधान के भाग 4(a) में अनुच्छेद 51(a) मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है और 51(a)(c) के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? अनुच्छेद 45, 40, अनुच्छेद 50 या 39(a). तो कौन सा है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता? तो 39(a). कौन सा है? 39(a). संविधान का अनुच्छेद 39(a) समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है और इसके तहत राज्य को समाज के सभी कमजोर वर्गों के नागरिकों के न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता देने का दायित्व प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 50 में क्या है? तो कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है अनुच्छेद 50। 40 राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त की इकाइयों यानी कि स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, तो ग्राम पंचायत से ये संबंधित है। और 45 तो सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा प्रदान करना ये राज्य का कर्तव्य है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो डीपीएसपी से संबंधित कौन सा भाग है? भाग 4, भाग 5, भाग 2, भाग 3। तो भाग 4। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है और संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में इनका प्रावधान है और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और विधि निर्माण में सरकार द्वारा इन्हें शामिल करना राज्य का कर्तव्य होता है और इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है? किसके गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 54, 50, 52 या फिर 48। तो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो देता है अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है। राज्य को निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य डैश के लिए प्रयास करेगा, यानी कि 48A के तहत किसके लिए प्रयास करेगा राज्य? तो पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण में सुधार, देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों के साथ सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और संगठनों के साथ सहयोग। तो किसके? तो पर्यावरण की रक्षा 48A में आता है, पर्यावरण में सुधार एक ही बात होगी दोनों, देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा तो ये भी इसी में आता है। तो A, B और C तीनों ही हो गया और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों का साथ सहयोग तो ये आता है 51 में। तो हो जाएगा A, B, C तीनों ही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण में सुधार और देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है अनुच्छेद 39, 45 या फिर अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 38। तो कौन सा करता है? तो अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है अनुच्छेद 43। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है और इसके अनुसार राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो नागरिकों को, विदेशियों दोनों पर, नागरिकों और विदेशियों दोनों पर मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं। केवल नागरिकों पर, केवल विदेशियों पर, केवल सशस्त्र बल के कार्मिकों पर। तो किस पर मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं? तो मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों का इनसे कोई मतलब नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं और संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित यानी कि गैर प्रवर्तनीय हैं। अगर इनके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, जैसे कि आप मौलिक अधिकारों का अगर आपके उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये गैर न्यायोचित है और उनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं किया जा सकता। विदित है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को किससे लिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को जो है वो किससे लिया गया है? तो आयरिश संविधान, अमेरिकी संविधान, जर्मन संविधान या फिर जापानी संविधान। तो नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है आयरिश संविधान से और अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकारों को। किसे लिया गया है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को लिया गया अमेरिका से। और भारतीय संविधान में आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा संसद में मनोनीत सदस्य इत्यादि कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। और जर्मनी से, तो जर्मनी आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं ये जर्मनी से ली गई हैं। और जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर नागरिकता। तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या फिर DPSP या फिर नागरिकता। तो 4A भाग किससे संबंधित है? तो यह है मौलिक कर्तव्य से, जो कि अनुच्छेद 51 कै में है और टोटल 11 है। शुरू में इनमें 10 जोड़े गए थे और बाद में 86 में संविधान संशोधन के द्वारा एक और जोड़ा गया और टोटल जो वर्तमान में है वो 11 हो गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 कै मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और अनुच्छेद 51 कै में 11 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। और भारत के मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से? तो रूस के संविधान से। किसके? तो रूस के संविधान से लिया गया। और यह मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और मूल रूप से भारत के संविधान में, आगे देखते हैं, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। और ये कर्तव्य हमें राष्ट्र उद्देश्य और राजनीतिक व्यवस्था के मूल मॉडल के बारे में बताते हैं। और वे हमें क्या बताते हैं? सामाजिक जिम्मेदारी की भावना सीखने के लिए भी प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो 2002 में भारतीय संविधान में, 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो एक नया मौलिक कर्तव्य 86 में संविधान संशोधन द्वारा या फिर 62 में या 99 में या फिर 74 में। तो किस संशोधन के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो 86 में संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भाग 4 कै और अनुच्छेद 51 कै में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसका संबंध बच्चों की शिक्षा से है। और इसका संबंध किससे है जो जोड़ा गया है? तो बच्चों की शिक्षा से है। और ये मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 4 कै में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? तो कर भुगतान का कर्तव्य, भारत सरकार की प्रशंसा करने का कर्तव्य, मतदान का कर्तव्य और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य। कर भुगतान का कर्तव्य, भारत सरकार की प्रशंसा करने का, या फिर मतदान का या सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का जो कर्तव्य है ये एक मौलिक अधिकार में आता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का जो कर्तव्य है ये भारतीय संविधान के भाग 4 कै में वर्णित मौलिक कर्तव्य है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। और ये रूस के संविधान से लिया गया और इसे भाग 4 कै में अनुच्छेद 51 कै के तहत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो दोहरी परिसंकट, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 27। तो कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट से सुरक्षा प्रदान करता है? तो दोहरे परिसंकट यानी कि दोहरे दंड से, तो ये है अनुच्छेद 20 जो कि एक मौलिक अधिकार है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। और अनुच्छेद 20(2) में दोहरे खतरे के खिलाफ नियम शामिल है। किसमें? 20(2) में, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा दंडित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है, जो कि इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता को लिया गया कहाँ से? तो इंग्लैंड के संविधान से। और अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार अधिग्रहण दिया गया था, जो कि निरस्त कर दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए तो 43A, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 48A। तो अनुच्छेद 48A भारतीय संविधान में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता तथा 42 में संविधान संशोधन 1976 तथा अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और 43 उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना और 43 सहकारी समितियों से संबंधित है, जो कि 97 में संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 10 मौलिक कर्तव्यों का जिस वक्त समावेशन किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तो उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी या फिर मोरारजी देसाई। तो 1976 कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग बनाकर भाग 4 के अनुच्छेद 51 के रूप में जोड़ा गया है। यह संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ और 51 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह यानी कि संविधान का पालन करे। एक पहला कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय भाषा का आदर करे। और दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। और तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। अगला मौलिक कर्तव्य है चौथा, तो देश की रक्षा करे और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। और पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे और धर्म, भाषा और प्रदेश या फिर वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। और छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका क्या करे, उसका परीक्षण करे। और सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। क्या रखे? प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। और आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार का भावना का विकास करे। और नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि को नई ऊंचाइयों को छू ले। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, इसलिए जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य, 11 या 14 या फिर 10। तो भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मूल संविधान में 10 थे और एक बाद में जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों दोनों में समान है? तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है। दोनों ही क्या है? न्याय संगत है, दोनों ही गैर न्याय संगत है।
दोनों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। दोनों मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे, तो दोनों ही क्या है, दोनों ही गैर न्याय संगत है। इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। और भाग 3 में क्या है, तो इसमें है फंडामेंटल राइट्स फॉर, और इनका अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय जाया जा सकता है। जबकि डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दोनों ही क्या है, गैर न्याय संगत है। इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में विशेषता यह है कि दोनों ही गैर न्याय संगत हैं। दोनों ही क्या है, गैर न्याय संगत हैं, क्योंकि उनके हनन होने पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता और सरकार इन्हें लागू कराने के लिए बाध्य नहीं है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, जबकि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से, तो आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ और डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को के रूप में वर्णित किया है। किसके रूप में वर्णित किया है? भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता, भारतीय संविधान की उद्देशिका और भारतीय संविधान की प्रशासनिक विशेषता, या फिर भारतीय संविधान का मृतपत्र। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को कहा है भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की क्या कहा है, अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया है। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और इन्हें कहाँ से, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 को भारतीय संविधान का मतपत्र कहा है। तो मतपत्र किसे कहा है, तो अनुच्छेद 356 को भारतीय संविधान का मतपत्र कहा है। किसने, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सभी बच्चों को तब तक दी जानी है जब तक कि वे कितने वर्ष, यानी कि कितने वर्ष की आयु उनकी पूरी न हो जाए। कितने वर्ष तक दी जाएगी? 7 वर्ष, 14 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो ये दी जाएगी 6 वर्ष, 6 वर्ष तक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सभी बच्चों को तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूरी न कर लें। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार अनुच्छेद 21 कै में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी कि राज्य 6 से 14, ये कितनी है, तो 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसे कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? तो कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? आय में असमानताओं को कम करना, समान नागरिक संहिता, गोहत्या पर प्रतिबंध, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। तो अनुच्छेद 44 से संबंधित है समान नागरिक संहिता, सिविल संहिता से। और गोहत्या पर प्रतिबंध और सहकारी समितियां, तो सहकारी समितियां 43B में है। गोहत्या पर प्रतिबंध 48। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। और आय में असमानताओं को कम करना अनुच्छेद 46 में है। आय में असमानताओं को कम करना अनुच्छेद 46 में है और गोहत्या पर प्रतिबंध अनुच्छेद 48 में है। किसमें है? अनुच्छेद 48। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना 43 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? तो मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। 5वीं अनुसूची, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो मूल संविधान का हिस्सा मौलिक कर्तव्य नहीं थे, जिन्हें 42 में संविधान संशोधन के द्वारा क्या करा गया, जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, एक को बाद में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य यह भारत के संविधान का मूल हिस्सा नहीं था और इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और इसे कहाँ से लिया गया, तो इसे पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है। 4 कै में अनुच्छेद 51 कै के तहत रखा गया है।
12 से 35 तक क्या है, तो ये मौलिक अधिकार हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में रखा गया 36 से 51 तक में, जो कि कहाँ से, तो आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? तो प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 38B, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 36। प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है अनुच्छेद 43A। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 43A प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है और 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करता है। राज्य की आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो कि मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है, तो वही अनुच्छेद 36 का अर्थ है भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कुछ अनुच्छेदों को जोड़ा गया, तो वो कौन से हैं, तो 39 क, 43 क और 39 क और 48 क, इन सभी को जो है किसके द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो? अनुच्छेद 40, 38B, 36 या फिर 39A? तो अनुच्छेद 40। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 39A सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्ति के अधिकार से संबंधित है। जबकि अन्य अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की वही परिभाषा दी गई है जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में दी गई है और अनुच्छेद 38B में राज्य को विशेष रूप से आपसी असमानता को कम करने के लिए निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? तो राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 33, 47, 48। तो अनुच्छेद 47। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है और जिसे निम्नलिखित के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों द्वारा। संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान। तो केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों कोई सा भी नहीं है या फिर केवल एक सही है। तो ए और बी दोनों ही सही हैं, यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्देशक सिद्धांतों के परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है और जिसे दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है और संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान आवश्यक है। निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए विशेष संवैधानिक संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में उपस्थित 2/3 सदस्यों को अनुमोदन और मतदान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? तो कौन सा वक्तव्य सही है? ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य है कि राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना। इनका लक्ष्य है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना। तो ए और बी दोनों सही हैं
केवल बी सही है, ए और बी दोनों ही गलत है, या फिर केवल ए सही है, तो ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 31 से 51 तक में किया गया है, और संविधान निर्माताओं ने यह विचार आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के हैं, और इनका लक्ष्य राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना और सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित में से विशेष रूप से कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से इनकी सुरक्षा के प्रति नीति में होगा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन, श्रमिकों पुरुषों और महिलाओं की स्वास्थ्य और शक्ति बढ़ाने की निविदा, उम्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है, और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जाता है ताकि वे अपनी आयु या ताकत से बचने वाले अवहन में प्रवेश कर सकें। तो केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं, या फिर केवल ए सही है, तो ए और बी दोनों ही सही हैं। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में उल्लेख किया गया है। ये सिद्धांत क्या है? मूलतः आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? डीपीएसपी, तो आयरलैंड के संविधान से। और 39 क में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 39 ड पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या फिर शक्ति के अनुकूल हो। 94 निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है? राज्य अपनी नीति को विशिष्टतया निम्नोन्मुखी बनाएगा, जिसमें समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सध सके। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। तो अहितकारी संकेंद्रण न हो। तो ए और बी दोनों सही हैं, केवल ए सही है, केवल बी सही है, या फिर दोनों ही गलत हैं। तो ए और बी दोनों ही सही हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36-51 में वर्णित है, और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश है, अर्थात सरकार केंद्र और राज्य एवं स्थानीय, और इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 39 के तहत राज्य अपनी नीति को इस प्रकार बनाएगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सध सके, यानी कि किसी एक के पास संकेंद्रण ना हो, सभी को बराबर मिल सके। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए हितकारी संकेंद्रण न हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। जीवन स्तर को बढ़ाना राज्य का कर्तव्य है। जीवन स्तर को बढ़ाना राज्य का कर्तव्य। पोषण का स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य। पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य। तो किसका उल्लेख जो है वो नीति निर्देशक में नहीं किया गया है? तो पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य, इस बात का नहीं किया गया है, इस बात का उल्लेख जो है नहीं किया गया। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 47 में स्पष्ट किया गया है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, लोक स्वास्थ्य व्यवस्था में वृद्धि के साथ मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध का प्रयास करना राज्य का कर्तव्य होगा।
क्योंकि प्रश्न में मूल संविधान के प्रावधानों की बात की जा रही है और इसलिए पर्यावरण की रक्षा करने का उल्लेख नहीं है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है कि पर्यावरण की रक्षा का जो है इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 48 कै में। और बात की गई है मूल संविधान की, तो मूल संविधान में ये नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था? शिक्षा का अधिकार यानी कि डीपीएसपी में नहीं है। ग्राम पंचायतों का संगठन, ए और बी दोनों में से कोई नहीं, केवल ए और बी दोनों और केवल बी। तो शिक्षा का अधिकार और ग्राम पंचायतों का संगठन नहीं, निर्देशक तत्वों में नहीं कहा गया था। तो शिक्षा का अधिकार नहीं कहा गया। ग्राम पंचायतें तो अनुच्छेद 40 में है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया और इसमें शिक्षा का अधिकार शामिल नहीं था, जबकि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन मूल संविधान में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखना, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता और ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तो PQR कैसे आएंगे? तो राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, तो पहले आएगा P क्योंकि ये सबसे पहले है। और फिर ग्राम पंचायतों का गठन 40 में है और समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये पहले आएगा। तो QR PQR इसी सीरियल में आ जाएंगे। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और ये वे तत्व हैं जिन्हें व्यवस्था को चलाने में सरकार को ध्यान रखना होता है और ये वाद योग्य नहीं है। दिए गए निर्देशक तत्वों का व्यवस्थित क्रम राज्य द्वारा लोक कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखना अनुच्छेद 38 में आता है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 कै और ग्राम पंचायतों का गठन 40 में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 49, 42 और 38। तो किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 49 में। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण इसी भाग के अनुच्छेद 49 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप से मिलान किया गया है? सही, पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 47 में है। प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता अनुच्छेद 43A और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान अनुच्छेद 45 में है। तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल Q, केवल P, Q और R, केवल PQR और केवल P और R। तो क्या सही होगा? PQ और R, PQ और R तीनों ही सही है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का संबंध अनुच्छेद के साथ सही मिला। तो पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य ये दिया गया अनुच्छेद 47 में। प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता अनुच्छेद 43A। प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता अनुच्छेद 43A। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान अनुच्छेद 45 में दिए गए हैं। और
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में उल्लिखित नहीं था? तो कौन सा नीति के निदेशक में उल्लिखित नहीं था? नीति निर्देशक तत्वों में काम पाने का अधिकार, कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान। ए और बी दोनों, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों ही नहीं। तो इसमें क्या पूछा गया है? नहीं, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों में उल्लिखित नहीं है, यानी कि नहीं था। तो काम पाने का अधिकार 41 में है और कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय दशाओं का प्रावधान मातृत्व लाभ ये भी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। उपयुक्त दोनों कथनों में से कम से 41 और 42 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान निर्माण के समय से सम्मिलित है, जबकि 42 में संविधान संशोधन द्वारा निम्न निर्देशक तत्वों को भी सम्मिलित किया गया। और अनुच्छेद 39 के समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, 43 के उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, 48 के पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, और 44 में है 44 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निदेशक तत्व, अनुच्छेद 38(2) में राज्य आय की असमानता को कम करेगा तथा प्रतिष्ठा, अवसर एवं सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा। और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और 200 से आगे के जो क्वेश्चन होंगे 201 से, वो कल की क्लास में करेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं इससे आगे के क्वेश्चन में नई क्लास के साथ।